आज से 12th क्लास की फ़िज़िक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये क्यों दूर भाग रहा है, क्यों इसको रिपेल कर रहा है, इस वीडियो में इसी का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इस पार्ट में। लेट्स बिगिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये आज कोचिंग का YouTube चैनल है। इसमें हम आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, नोट्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को उपलब्ध कराएंगे। ठीक, आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और 12th क्लास से हम जो फिजिक्स है, 12th क्लास की फिजिक्स, वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है। ठीक, और फिजिक्स शुरू करने से पहले हम सोच रहे हैं, फिजिक्स शुरू करने से पहले 2 मिनट आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में। ठीक, चलिए। तो 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो टोटल 5 पार्ट में है। आप इसमें 5 चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे शुरू का जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक, और अगला है फिर रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स और फिर सेमीकंडक्टर। ठीक, तो इसमें जो शुरू की यूनिट है चैप्टर 1 और यूनिट 1 और 2, या इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है यूनिट 1 में आता है। ठीक, तो सर जो शुरू के यूनिट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। शुरू की जो 4 यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, इसके 2 पार्ट, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है। चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे, चैप्टर 1 में है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है ये देख लीजिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, और स्टैटिक्स मतलब जो रेस्ट पे हो, जो मूव ना कर रहा हो, एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये निकला कि हम इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उस समय चार्ज कैसा है, रेस्ट में है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहेगा, इसमें मोशन में रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, डायनेमिक मतलब मोशन, मतलब वो जो रेस्ट में ना हो, जो मूव कर रहा हो। तो इसमें तब पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मोशन में रहेगा, उस कंडीशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो आज से हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आपने देखा कि हेडिंग पड़ी हुई है। आप इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन जो आपके हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी हमको मैसेज कर सकते हो। केवल मैसेज करिए। ठीक, चलिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। बेसिकली होता क्या है पहले चैप्टर से कि जो नेचर में 2 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। नेचर में 2 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, एक है जो हमको दिखाई पड़ता है, मटेरियल या मैटर कह दीजिए, जो हमको दिखाई पड़ता है वो मैटर। ठीक, दूसरा क्या है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक, हो सकता हो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना अपने से। ठीक, मैटर में क्या है? मैटर में क्या है कि मैटर वो चीज़ें होती हैं जिसका एक शेप हो, इसका एक अपना शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, और जो एनर्जी रखता है, जो उसके अपने मास से, अपने वॉल्यूम, अपने साइज की वजह से एनर्जी कंटेन किए होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक, मैटर कैसा है? जिसके पास मास है, इट हैव अ मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। ठीक, इट कैरी एनर्जी। चलिए, दूसरा यह है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जब अगर आप जानना चाहेंगे तो रेडिएशन जिसके पास मास ना हो, इट नॉट हैव मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। इसके पास कुछ नहीं है, ना मास है, ना वॉल्यूम है, ना शेप है, ना साइज है। ठीक, और लेकिन ये एनर्जी कैरी करता है। लेकिन क्या है कि ये भी एनर्जी कैरी करता है। मैटर का तो एग्जाम्पल आप बहुत जानते हो। रेडिएशन ऐसे समझिए कि जैसे सनलाइट है, इसको भी हम कहते हैं रेडिएशन है। इससे भी हमको एक एनर्जी मिलती है। ठीक, किसी चीज़ पे लाइट पड़ती रहती है तो हीट हो जाता है। तो क्या हुआ, बेसिकली एक हीट एनर्जी उससे डेवलप हुई, लाइट से। ठीक, और भी अगर आप जानना चाहें तो जैसे मोबाइल काम करता है, तो मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो भी एक तरीके का रेडिएशन है, जिससे आपका मोबाइल वर्क करता है। ठीक, इसी 2 चीज़ से पूरा नेचर बना हुआ है। ठीक, तो जो मैटर होता है, मैटर, इसमें 4 तरीके की फोर्सें काम करती हैं। मैटर में 4 तरीके की फोर्सें काम करती हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ठीक। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा न्यूक्लियर फोर्सेस, इसमें दो तरीके की होती हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके बारे में आप ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस चैप्टर में आप जिसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। ये कैसी फोर्स रहेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक का साफ मतलब है कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो जो फोर्स उससे होगी, जो फोर्स डेवलप होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मॉलिकुलर फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा कि क्या है कि जिसके पास, जिस भी बॉडी के पास, इस पूरे यूनिवर्स में जिस भी बॉडी के पास मास है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। वो चाहे इलेक्ट्रॉन ही हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे जो हो, जिसके पास भी मास होगा। आप भी अगर बैठे हैं कहीं, अपने घर पे बैठे होंगे या कहीं भी, तो जो आपके सराउंडिंग में है उस चीज़ों पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, या आपके सराउंडिंग पे जो सामान है बड़े मास के, ज़्यादा मास वाले हैं, वो आप पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे अपने मास की वजह से, ठीक। तो सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि बहुत ही कम होता है, तो हमें पता नहीं चलता है। अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा मास की है तो आपको फिर फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मास चाहिए उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। इसीलिए हमें क्या है कि उस चीज़ से पता नहीं चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये क्या है? मॉलिकुलर फोर्सेस है। मॉलिकुलर फोर्स का ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ टेप से चिपका देते हो, कोई चीज़ आप टेप से चिपका दिए, तो वो क्या होता है कि क्या चिपक जाता है। लेकिन चिपकने का एक ये भी निकलता है कि अगर कोई चीज़ चिपक गया है तो क्या ऐसा हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे नहीं खींच पा रहा है। मतलब अगर हमने इस पर एक बैलून चिपका दिया या इसी मार्कर को यहाँ पे चिपका दिया, तो क्या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन पर नहीं खींच पा रहा है? तभी तो ये चिपका है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेता तो यहाँ नहीं रुक पाता। तो इसका ये मतलब पहले मैं बताऊँ क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है, ठीक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। ये तो हो गई भूमिका। अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं अपने, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अब यहाँ से शुरू होता है। और याद रखना कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और जो भी बोर्ड का सिलेबस है, क्योंकि एनसीईआरटी लगभग हर बोर्ड के सिलेबस उसके सेम है, एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं, ठीक। तो हम हर बोर्ड के सिलेबस के भी क्वेश्चन को करेंगे, आपको रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन कराएंगे। जो भी क्वेश्चन है, और फिजिक्स बिल्कुल आपको आसान बना के हम समझाएंगे, बिल्कुल आसान। टफ तो है ही नहीं फिजिक्स, ये तो पता ही है आपको, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है? इसके बारे में एक ये लाइन ये लिख लीजिए कि इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस मैटर का तो मतलब आप समझ रहे होंगे। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का यहाँ मतलब है कि जो उस चीज़ में सम्मिलित हो, जो उस चीज़ के अंदर हो, मतलब जिसको उस चीज़ से अलग नहीं किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक। ऐसे आप इसको समझिए कि जैसे कोई बच्चा अच्छा गाना गा लेता है, या कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई किसी के अंदर कोई अच्छा प्लेयर है, तो ये सब चीज़ें क्या, ये उसने अपने प्रैक्टिस से अपने अंदर स्किल डेवलप की है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम आप उससे पृथक नहीं कर सकते, उस चीज़ को अलग नहीं कर सकते, ठीक। इसी को कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ठीक। अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहो तो एस.सी. वर्मा साहब ने बहुत अच्छे से इसको बताया है, ठीक। कि एस.सी. वर्मा साहब ने बताया है, ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि ये एक एटम है, ठीक। इसका ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है कितना होता है, ठीक। तो ये है एक एटम, ठीक। अब इसको समझिए कि हमें इलेक्ट्रॉन के मास के, हमने दो इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है, ठीक। अब हम इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाह रहे हैं कि इसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा एक दूसरे पे। तो F इजकल टू G m1 m2 अपॉन r², यही है, ठीक। यहाँ r मीटर में रहता है, तो आप इसको मीटर में कीजिए। G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 kg न्यूटन जो भी है, ठीक। ये है, जरा इसको हम पुट करते हैं, क्योंकि दोनों ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो G इजकल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, वो कन्वर्ट कर लीजिए तो 1/-2 का स्क्वायर। ठीक, ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये देख लीजिए कि हमने क्या किया है कि हमने पहले इस बीच, इन दोनों के बीच में इसकी मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं वो निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखा। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मास का स्क्वायर हो गया, प्लस जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने पुट की, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये करने के बाद जो फोर्स आया वो 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन आया। ठीक, ये आया जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की थी, उसके बाद हमने ये रिसर्च की, जब भी हमें पता चला। लेकिन जब हमने बाद में देखा, हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट आ गए और हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई कैलकुलेशन की, तो हमने देखा कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना होता है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। ठीक, बाद में हमने क्या देखा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो कितना है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। ठीक, तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये फोर्स जो है ये बहुत ही कम है इस फोर्स से। यहाँ -24 है पावर में, यहाँ पावर में कितना -67। और आपको ये बात पता होगी कि माइनस पावर जितनी ज़्यादा होती है वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक, वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो ये कम है, तो इसमें ये किस कारण कम है, ठीक, किस कारण कम है ये समझिए आप। तो फिर है कि जो जिस फोर्स, जितना फोर्स इसमें कम हुआ है, ठीक, या एक्चुअल फोर्स ये है, फोर्स इसका है एक्चुअल है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, नोन एज। याद रखिए सब, क्योंकि आगे सब इसी तरह शब्द इस्तेमाल होंगे। ये नोन एज है, ये क्या है, बिटवीन है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, मतलब जो इन दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस है उसी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, फिर बात आई कि ये जो फोर्स है इसके अंदर, ये इसके कुछ अतिरिक्त प्रॉपर्टी की वजह से है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके अंदर है जिसकी वजह से इसके अंदर ये फोर्स आया है, और इस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। इस देखो फिर से पूरा समझिए, हमने एक बार इससे ग्रेविटेशन फोर्स नापा तो इतना मिला हमको, फिर बाद में हमने जब इंस्ट्रूमेंट आ गए उसके बाद हमने इसके बीच का जो फोर्स नापा तो वो इतना मिला। तो ये फोर्स के बीच का जो अंतर है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अंतर आया है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अंतर उत्पन्न हुआ है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, दिस एक्स्ट्रा फोर्स is generated due to some property of electron, ठीक, and this property of electron is called charge। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, इसी को हम चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज आया कैसे। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने एक बताया कि मतलब जो चार्ज होते हैं इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक, इन्होंने क्या किया कि एक प्लास्टिक की रॉड ली, ठीक, और इसको एक कॉटन सिल्क से रफ किया, सिल्क के कपड़े से रफ किया इसको। ठीक, तो इसमें एक तरीके का चार्ज इसमें आ गया, एक तरीके का चार्ज इसके ऊपर आ गया। ठीक,
इतने को रफ किया, एक तरीके की चार्ज इसके ऊपर आ गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो है एक और प्लास्टिक रॉड ली और उसको भी इसी तरीके से उन्होंने रफ किया, इसी तरीके से रफ किया और देखा कि इस पर भी एक तरीके का चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी एक तरीके का चार्ज आ गया। उसके बाद जब ये दोनों प्लास्टिक रॉड को एक साथ ला रहे थे तो ये क्या हुआ कि एक दूसरे से दूर भागने लगी। ये रॉड क्या की, एक दूसरे से दूर भागने लगी। रिपल्सन, इसमें रिपल्सन हुआ। ठीक, ये दोनों जो प्लास्टिक रॉड एक दूसरे से दूर भागने लगी। तो हमने इसको नाम दिया कि ये क्यों दूर भाग रही है, क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसमें रिपल्सन हो रहा है। ठीक, फिर हमने क्या किया कि हम प्लास्टिक रॉड को इन्होंने ना लेके एक ग्लास की रॉड ली। क्या ली? ग्लास की रॉड ली। ये है ग्लास रॉड। अब इसको भी इन्होंने सिल्क से रफ किया तो क्या पाया कि भाई इसमें भी एक तरीके का चार्ज आ गया। फिर हमने दूसरी ग्लास रॉड ली और इसको भी सिल्क से रफ किया, मतलब इसके ऊपर हमने सिल्क के कपड़े से कस के घसर दिया, कस के ऐसे। अभी हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। ठीक, इसमें मैं बताना भूल गया कि हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आपको हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, करके हम आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ में ही रहेगा, लेक्चर के बीच में ही रहेगा। चलिए, ये है ग्लास रॉड, ये भी ग्लास रॉड है। तो ये भी, इसको हम दोनों को जब सिल्क से रफ किए तो इसमें क्या हुआ, चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया कि एक तरफ ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड, और दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया जो हमने पहले रफ करके रखा था, प्लास्टिक रॉड। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक रॉड जो है वो ग्लास रॉड के पास आना चाह रही है। क्या कर रही है प्लास्टिक रॉड? वो ग्लास रॉड के पास आना चाह रही है। तो इसको हमने नाम दिया अट्रैक्शन। क्या नाम दिया? अट्रैक्शन। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि चार्ज क्या है, क्योंकि हम कपड़ा सेम रफ ले रहे हैं, केवल मटेरियल बदल रहे हैं। तो जब सेम चीज़ है, जैसे ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, दोनों को आपस में रफ, प्लास्टिक रॉड को दोनों को सिल्क कपड़े से ही रफ कर रहे हैं, तो दोनों में जो चार्ज आया वो एक तरीके का चार्ज आया। और जब एक ही तरीके का चार्ज आया तो क्या हुआ कि ये दूर दूर भागने लगे। ठीक, फिर हमने क्या किया कि ग्लास रॉड लिया, इन दोनों को भी आपस में रफ किया, दोनों को सिल्क कपड़े से रफ किया। अब क्या किया कि हमने जब ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को एक साथ लाए तब भी ये दोनों दूर भाग रहे थे, लेकिन जब हमने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक साथ लाए तो हम क्या देखते हैं कि दोनों एक साथ अट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों एक साथ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि चार्ज के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक ये रिपेल करता है, दूसरा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, और आप तो 11th क्लास में हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का तो अच्छे से समझते होंगे, मतलब। ठीक, तो सेम चीज़ है। सॉरी, आप 12th क्लास में हैं आप 12th क्लास में हैं और अट्रैक्शन और रिपल्सन का बहुत अच्छे से ज़्यादा, इससे भी अच्छा मतलब समझ रहे होंगे पहले से भी। ठीक, तो प्लास्टिक क्या है कि जब रिपल्सन होगा और ग्लास और प्लास्टिक में जब दोनों एक साथ आएंगे, इसको कहेंगे अट्रैक्शन। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि अगर चार्ज सेम है तो उसमें क्या होगा, अगर चार्ज सेम है तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन। अगर चार्ज अलग अलग है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। 2 पॉइंट याद कर लीजिए, बिल्कुल जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ याद होगा आपको, ऐसे याद कर लीजिए कि इफ़ बोथ चार्ज आर सेम, अगर दोनों चार्ज सेम हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा बताइए, रिपल्सन। और अगर इफ बोथ चार्ज आर डिफरेंट, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक, किया। अब इसमें क्या होगा कि एक चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज इसमें आ गया होगा, बिल्कुल जो भी चार्ज होगा वो इसमें आ गया है। इसको हमने ऐसे ही रख दिया सेम, बिल्कुल टच किए। ठीक, अगर एक टच हो गया होगा तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा तुरंत। और हम क्या कर रहे हैं कि हमने फिर इसको रफ किया अपने इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी ये क्या है, स्टेशनरी है। अब क्या हुआ, हमने इसको रफ किया, इसमें भी सेम चार्ज आया है जो इसमें आया है। अब देखिए, आप देखते जाइए, ये ठीक, ये देखिए कैसे रिपेल कर रहा है। चलिए, ये हो गया रिपल्सन। हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखा दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। अगर अच्छा रहा तो अभी आप देखेंगे।
ये देखिए कि अब आप सोचिए कि ये क्या है, दीवार से चिपका हुआ है, हमने ना फेविकोल लगाया है ना कुछ लगाया है, और नीचे भी नहीं गिर रहा। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। ये क्यों नहीं चिपक रहा है? ये देखिए, क्योंकि हमने इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है कि भाई ये चिपक जा रहा है और ये नहीं चिपक रहा है। इसको हम कितना भी कोशिश कर ले ये नहीं चिपकेगा और वो चिपक गया है। अगर हम इसको भी ऐसे रफ कर दें, इस गुब्बारे को भी हम रफ कर दें तो ये भी चिपक जाएगा। ठीक, ये देखिए आप, ये ठीक, और भी करके आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, आप करके देखिएगा। तो इस चीज़ को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्या है कि ये चिपक जा रहा है, और अगर हम बिना रफ किए रख दें तो ये चिपकेगा नहीं।